हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर डिनी। कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं ऐसे कैमरा फेस करके मैं खुद का वीडियो बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया। हो सकता है बीच में एक दो मैंने बनाया है, लेकिन मुझे वॉइस जब मैं कैमरे के सामने, बीच में ऐसा हो रहा था ना कि जब मैं कैमरे के सामने आ रही थी और खुद से वीडियो बना रही थी, वॉइस दे रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ नया कर रही हूँ। ऐसा मुझे फ़ील होता है कि मैं कुछ नया कर रही हूँ। कैमरा मेरे से काफ़ी दूर हो चुका था। फ़िलहाल मोबाइल का कैमरा बहुत दूर हो चुका था। मैं वैसे भी वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, पता नहीं क्यों। अभी मैं कुछ बातें शेयर करूँगी अपनी ये 9th मंथ की जर्नी की, और फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ उसके बारे में भी बात करूँगी। काफ़ी कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो जब मैं बताऊँगी शायद लोग इससे रिलेट करते होंगे, तो वो लोग कमेंट में यस बताएंगे। न्यू मदर्स जो भी होंगी वो शायद रिलेट करती होंगी, वो यस कमेंट में यस करेंगे। जो जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है वो नो करेंगे, लेकिन कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा। और आज है 22 अगस्त, तो मौसम बहुत अच्छा यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे सुबह से ही एक जैसे बोलते हैं ड्रेसलिंग, मतलब एक बौछार नुमा बारिश हो रही है। शायद बीच में तेज़ हुई होगी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो सोई थी। अभी जस्ट उठी हूँ, 4 बज रहा है, 4 साढ़े 4 के बीच टाइम हो रहा है। मैं बात करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ की। 5 नवंबर का डेट था। हाँ, मुझे दिसंबर में पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट, और मैं जनवरी में ही काफ़ी मैं कंफर्म हो चुकी थी। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने जनवरी, जिस तरीके से हमारा सेलिब्रेशन हुआ था राजस्थान में और फिर वृंदावन में, कुछ जगह पे घूम के, तो वो 2023 ईयर्स जो ये सन है मेरे लिए काफ़ी लकी रहा, क्योंकि जैसे ये सन लगा मैंने घूमना स्टार्ट किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैंने वृंदावन से श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, शायद किसी वीडियो में आपने देखा होगा। और जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे दिल में ऐसे अचानक से आया था कि मैं वहाँ से कोई एक मतलब वहाँ पे लोग अक्सर वृंदावन जाते हैं लड्डू गोपाल को लाने, और मेरे दिल में ये जिद था कि मैं भी लेके ही जाऊँगी। हालांकि मेरे घर पे दीदी ने मेरी छोटे से लड्डू गोपाल को उन्होंने रखा हुआ था, तो फिर मैं वहाँ से लाई थी कि मैं अपने पास रखूँगी, और एक बस ऐसे अपने पास रखूँगी, एक निशानी के, माफ़ करना वो निशानी कुछ होता नहीं है, भगवान क्यों मैंने निशानी गलत अगर कोई लोग समझेंगे तो मत समझिएगा। मतलब अपनी जर्नी के लिए कि ये मेरा लाइफ में कुछ नया होने वाला है, तो इसलिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया था कि मैं लड्डू गोपाल को ले जा रही हूँ और वो मेरी राधा रानी को मुझे देंगे। अब मैंने राधा रानी इसलिए बोला क्योंकि उस समय मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे राधा रानी चाहिए, क्योंकि लड़कियां होती ना बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी। तो मेरे घर में सबको ये था कि कुछ भी हो जाए, लड़की हो या लड़का, बस ज्योति ठीक होनी चाहिए, ज्योति एकदम अच्छे से होनी चाहिए। तो फ़िलहाल सबके मन में था, बट मेरे मन में ये था कि पहले मुझे लड़की चाहिए, क्योंकि भगवान ने सुन ली। और मेरे मन में सडनली ऐसे आया भी था कि मुझे राधा रानी ही आएंगी, मतलब दिल में बस लड़की ही था। और 9 मंथ के जो अप्स एंड डाउन्स थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ, और फिर डिलीवरी के बाद क्या हुआ मेरे साथ, किस तरीके से अब मतलब कौन सी चीज़ें मेरे साथ हुई, आप लोग बताइए, आप लोग के साथ वो रिलेट जो लोग करेंगे बताना। तो 9th मंथ के अप्स एंड डाउन्स के बाद मुझे फाइनली बेबी गर्ल ही मिली है। तो मैं बोलती हूँ कि श्री कृष्ण वृंदावन वाले जो कन्हैया हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत तोहफ़ा से नवाजा है। तो मतलब खूबसूरत तोहफ़ा दिया है, खूबसूरत चीज़ दी है, एक क्यूट बेबी गर्ल के रूप में। तो मैं उसे तो राधा रानी ही दिल से मानती हूँ कि वो मेरी राधा रानी ही है। हालांकि थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है, मैं एक जगह खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। जब मैं छत पे जब भी आती हूँ, चाहे मायके या ससुराल में, मेरा राउंड राउंड होता रहता है, तो कोशिश करती हूँ कि एक जगह मैं खड़ी हो जाऊँ। पहले मैंने कैमरा एक जगह सेट कर दिया। अब मैं बताती हूँ कि जब फर्स्ट मंथ बीता, मुझे कुछ नहीं पता था। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, लोगों के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स होती है, बट मेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आया था। हाँ, मेरे अंदर एक चेंजिंग आया था कि मैं खूब खाने लगी थी। मुझे हर चीज़ अच्छा लग रहा था, मैं खूब अच्छे से खा रही थी, पी रही थी, मुझे कोई स्मेल से दिक्कत नहीं थी, ना मुझे उल्टी हो रही थी, ना मुझे सिकनेस आ रही थी, ना मुझे वीकनेस आ रही थी, ना मुझे चक्कर आ रहा था। मतलब मुझे प्रेगनेंसी का जो भी होता है, सिम्टम्स होता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ 3 मंथ्स में। 4, 5, 6 मंथ्स भी मेरा बड़ा एंजॉय से निकला। मतलब मुझे जो भी चीज़ें पसंद नहीं थी पहले, वो भी मैंने पसंद किया। काफ़ी अच्छे से मैं खाई,
खूब बढ़िया से जो भी खाने को मन करता था मैं बोलती थी, और मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। वो बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें मेरे मन की थी वो भी आती थी, नहीं मन की थी वो भी आती थी, बट मैं सारी चीज़ें बड़ी इन्जॉय करके बहुत अच्छे से खा पी रही थी। धीरे धीरे मेरा 8th और 9th मंथ में थोड़ी सी क्या दिक्कत हुई थी, मुझे कमर में पेन हुआ था बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत हल्की फुल्की दर्द थी। मेरा जो भी दिक्कत हुआ था वो डिलीवरी के बाद दिक्कत हुआ था, और डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल नहीं हुई, ऑपरेशन से हुई। मैंने सी सेक्शन चूज़ किया, मैंने नहीं किया, मेरी मदर इन लॉ मेरी सासू माँ ने चूज़ किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं दुबली पतली हूँ तो शायद मैं डिलीवरी पेन जो नॉर्मल पेन होता है वो मैं सह ना पाऊँ, इसलिए उन्होंने अचानक से ये फ़ैसला लिया। बोला कि नहीं, कोई 4-5 बच्चे किसी को करने नहीं होते हैं आज के ज़माने में, 2-3 करने होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, ज़्यादा कुछ सोचो मत, टेंशन फ्री रहो, मुझे दोनों चाहिए, जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत चाहिए। तो फिर 16 जुलाई को हमने डिलीवरी करवाई, और 16 जुलाई इसलिए मैंने डिलीवरी करवाई क्योंकि उस दिन मेरी जो बीच वाली दीदी है उनका बड़ा बेटा बटुक, जिससे मतलब मेरा भांजा ही तो लगेगा, भांजा है, तो उसका भी बर्थडे था। तो मुझे दिमाग में एक बार मेरे जीजा जी ने बोला था कि ऐसा करो, मेरी जो ननद जी हैं दीदी, कि तुम छोटी वाली दीदी है वो भी प्रेग्नेंट थी, तो ये हो कि तुम दोनों 16 जुलाई को ही डिलीवरी करवा लो, ताकि तीनों का बर्थडे एक साथ मनाया जाए लखनऊ में जाके। तो मेरी दीदी का किसी कारणवश उनका 10-11 दिन पहले हो गया, बेबी बॉय हो गया था। फिर 11 दिन के बाद मेरे हाथ में था कि मैं करवा सकती हूँ, 4-5 दिन पहले भी बाद में भी करवा सकती थी, बट मैंने चूज़ किया 15 को मैं गई दिखाने, और 16 को मैंने रात को 12:42 पे मैंने अपना सी सेक्शन डिलीवरी करवा के फाइनली अच्छे तरीके से ठीक हो गई। हॉस्पिटल में 3-4 दिन मेरा बहुत ठीक ठाक से गुजरा था फ़िलहाल, क्योंकि कोई दर्द कोई पेन कुछ भी नहीं था। जब मैं मेरी फैमिली भी थी, मेरी मासी मतलब मम्मी पापा सब लोग मिलने आए थे, दीदी लोग भी थी, मतलब मेरी छोटी दीदी भी आई थी मिलने, और सबसे मिलजुल के। यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ा सा कैमरे पे पानी तो नहीं है। फ़िलहाल मैं दूसरी जगह आ चुकी हूँ, क्योंकि बारिश सीधे कैमरे पे आ रही थी, तो मैं दूसरे दीवार के साइड खड़ी हो गई हूँ यहाँ पे। यहाँ से बात करते हैं, जो सीधे बारिश जो मेरे फेस पे है मेरे कैमरे पे ना आए। फिर मैं बताती हूँ कि हम आए वहाँ से हॉस्पिटल से घर पे। हम लोगों ने छोटा मोटा दोनों बेबीज़ का वेलकम किया, क्योंकि दीदी ने बोला था कि साथ में ही वेलकम होगा, चाहे जिसका पहले हो या बाद में हो, वेलकम साथ में होगा। तो फिर उस दिन हम लोगों ने वेलकम कराया। वेलकम होने के बाद से मुझे, जब मैं घर में कमरे में अकेली पड़ी, और फिर मेरे दिमाग में अजीब गरीब से ख्याल आने लगे। हालांकि पता नहीं सबके साथ होता है नहीं, बट मैं अपनी बारे में शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी वुमेंस के साथ होगा, शायद न्यू मदर्स जो होती होंगी उनके साथ होता होगा। मैं मदर बन गई, मुझे अभी तक पता नहीं है जैसे। तो हुआ क्या कि जब मुझे बिन बात का रोना आने लगा, इतना मतलब हर बात पे रोना, किसी की बात नहीं अच्छी लगनी, हमेशा ये लगना कि मतलब मैं कैसे इसको पालूंगी, अपनी बेबीज़ को देख के डर लगने लगा। फिर प्यार भी आने लगा, रोना भी आने लगा कि अब क्या होगा, अब कैसी ज़िंदगी ऐसे कैसे चेंज हो गई। अभी तो मैं लड़की थी, फिर बहू बनी, फिर बहू बीबी बनने के बाद फिर सडनली माँ बन गई, अब क्या होगा, अब तो बहुत जल्दी जल्दी मेरी उम्र बढ़ रही है, अब तो हम लोग जल्दी से बुढ़े हो जाएंगे। ये सिम्टम्स होते हैं, इसका मजाक मत उड़ाइएगा, ये काफ़ी सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स कुछ लोगों के अंदर होते हैं। मेरे अंदर ऐसी चीज़ें थी, मुझे पता नहीं था कि क्या है। मैं काफ़ी परेशान हो गई, रोने लगी। अपने हस्बैंड को बार बार देख कर रोना आ रहा था कि पता नहीं क्यों आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं जाए आए ना, कहीं कुछ गलत के हम लोग के साथ ना हो जाए, कि मेरे बेबीज़ को कुछ ना हो जाए। कहीं उसको कोई पकड़ रहा था तो मैं सोचती थी कहीं किसी के हाथ से उसका मतलब किसी के हाथ से उसका पैर ना टूट जाए, उसका गला ना टूट जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं ना बच्चे, ऐसे ऐसे इधर उधर से, हर तरफ उनका सर फ्लेक्सिबल होते हैं, हर तरफ उनका सर हिलता डुलता है। तो मतलब मैं एक दिन थोड़ा सा घुट के थी, रो रही थी। दूसरे दिन भी 3-4 दिन में मतलब मेरी ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी रोने होने में लगी। फिर जस्ट मैंने किसी से, अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे कोई दिक्कत, ऐसी दिक्कत हो रही है, क्या है, ये नॉर्मल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ होता होगा, देखो ध्यान दो। फिर मैं इस चीज़ के बारे में, अगर ऐसे किसी के भी सिम्टम्स हों तो उसको सच में इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी मतलब बहुत बुरा फ़ील होता है, मुझे फ़ील हुआ है, और मुझे मालूम चला है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा सा फीलिंग होता है
कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी उस समय सब कुछ समझिए आपके पास अगर आपको एक औलाद हो जाता है तो आपके पास सब कुछ है, जीवन की हर चीज़ ऐसा लगता है कि पूर्ण हो चुकी हैं सारी मनोरथें। लेकिन फिर भी उस समय ऐसा लगा था सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की ऐसी कमी सी खल रही थी कि जो मतलब मन को शांति नहीं दे रहा था, हर तरफ से मतलब रुआंसा सा मुझे फील हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात किया तो मेरे हस्बैंड, मुझे ये नहीं मालूम था मेरे घर में ही मेरे दीदी हैं जो, उनके भी साथ यही सेम सिम्टम्स हो रहे थे, बट उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था। वो रो रही थी, बोली हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पर मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने दिमाग पे लिया कि नहीं ये मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं दिमाग से बहुत इसको सोचने लगी, ज़्यादा हो रहा हर बात पे रोना। अब मुझे ऐसा लगा कि चिड़चिड़ाहट सी मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फाइनली मैं अपने डॉक्टर से बात की, फिर डॉक्टर ने बोला हाँ दिस इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये आप ही के साथ नहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जिसे कहते हैं पोर्टमम डिप्रेशन, ऐसे कुछ करके नाम बताया था उन्होंने, मुझे क्लियरली याद नहीं है, ऐसे ही कुछ बताया था। और फिर उन्होंने लिख के दिया था कि आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मैंने सर्च किया, पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ों से लोग काफ़ी जूझते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर ऐसा आपको हो, ये सी चीज़ें इसलिए होती है ना क्योंकि हम लोग की 3-4 दिन जो होती है ना, नींद भी नहीं आई थी मुझे, 3-4 दिन तक लगातार मुझे नींद नहीं आई थी। शायद उस वजह से हुई थी या किस वजह से हुई थी मैं समझ नहीं पाई, बट ऐसा शायद नॉर्मल केस होता है, काफ़ी लोग के साथ ऐसा होता है। तो अगर ऐसी कुछ मदर्स हैं या उनके साथ ऐसा हो रहा है या उनके आसपास के लोग हैं तो उसको नॉर्मल समझना चाहिए, बट हाँ ये बढ़ने नहीं देना है। उन्होंने यही बोला था कि दवा लो, खाओ और रिलैक्स करो, कूल रहो, कूल माइंड रखो, बट इसको बढ़ने नहीं देना है, जितना पे है ठीक है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो फिर साइकेट्रिक से मिलने की बात उन्होंने की कि आप साइकेट्रिक से फिर बात करनी पड़ेगी आपको, जब तक हो सके आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। तो फ़िलहाल दवा मैं खाई और धीरे धीरे कंट्रोल की खुद को। अभी भी फ़िलहाल कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक क्या था ना, पहले माँ बाप के थ्रू हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइफ बिताई, उसके बाद से फिर भगवान की दया से ससुराल भी अच्छा मिला कि वहाँ भी मेरी हम लोग की लाइफ अच्छी चली, हस्बैंड भी अच्छी चली। अब जब खुद पे जिम्मेदारी की बात आई ना तो पैर फिसलने जैसी बात आ रही है मेरे माइंड में कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा फील हो मेरे से नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा, कैसे हम अपनी लाइफ आगे चलाएँगे, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जिसने दिया है, जो दिया है वो धीरे धीरे आगे चलाएगा ही चलाएगा, और कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें हुई थी, तो मुझे यही बताना था। मैंने सोचा था इस पर वीडियो बनाऊंगी कि पोस्ट टर्म डिप्रेशन जो होता है, नाम शायद क्लियर नहीं है हम, बट होता है यार, ये बहुत लोग के साथ होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे मैंने कंट्रोल किया दवा के माध्यम से, आप कोशिश करिएगा। दवा नहीं, क्योंकि मेरी दीदी ने दवा कुछ नहीं लिया, उन्होंने खुद से कंट्रोल किया, बट मुझे लेना पड़ा क्योंकि मैं ज़्यादा ही सोच रही थी और मुझे बस गुस्सा ही आ रहा था। इतना लोग मेरा केयर कर रहे थे फिर भी गुस्सा मुझे आ रहा था। बस यही मन कर रहा था कि मैं क्या करूं, मैं सब अब ऐसे दिल में मेरी बात आई कि मैं सब छोड़ के अब चली जाऊं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। फ़िलहाल ये नॉर्मल भी है, अदरवाइज़ इसको बढ़ने नहीं देना है, फ़िलहाल ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं कि मेरे जो ऑपरेशन के टाइम उस कमरे में मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब मैं ऑपरेशन वाले उसमें गई थी, ऑपरेशन थिएटर उस रूम में गई थी, तो पहले तो मैं बहुत रिलैक्स थी, चिल थी कि चलो ठीक है, हो जाने दो, जो होगा होगा। मैं ऐसे बार बार मम्मी से जाके कि अभी तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है मम्मी, फिर अपने हस्बैंड से कहे बस थोड़ी देर रुको, ये सब पता चल जाएगा कि हम लोग क्या होने वाला है। बट मैं बहुत थोड़ा सा नॉर्मल थी, खुश थी कि चलो ऑपरेशन में, मैंने सुना था कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट मुझे ये पता था कि जो रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगता है उससे दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अंदर गई और वो रूम को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कहाँ आ गई, डर सा लगने लगा। फिर जब उन लोग का अस्त्र शस्त्र जो होता है, काट पीट करने वाला, ऐंची कैंची, वो सारी चीज़ें, सीजर्स को मैंने देखा तो मुझे और डर लगने लगा, मतलब मुझे काफ़ी डर लगने लगा। बट मैं सोच रही थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली का कोई बंदा या बंदी मेरे पास हो। मेरा जब मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरा पेट काट के वो लोग भाग ना जाए मतलब ऐसी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि लोग सुनेंगे भी बेवकूफ़, ऐसा कुछ नहीं है। यही दिमाग में चलता है कि मेरा पेट काट के वो लोग भाग ना जाएं, ऐसा ना हो कि मुझे मार डालें, मैं किसी से मिल ना पाऊँ, ऐसा ना हो बच्चे के साथ कुछ हो जाए। मतलब एक दिमाग में जो होती है ना गंदगी भरी होती है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आ गई हूँ, यही मेरा अंतिम अंतिम चरण है,
उसके बाद फिर मैं गई अपने सासू माँ का पैर छूने। मैंने बोला, मन में मैंने बोला कि मतलब मम्मी को प्रणाम किए, तो मैंने बोला कि चलो शायद मेरा ये लास्ट मिलन है। हस्बैंड से मैंने कमी उनकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे उनको देखते ही रोना आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। वो मुझे ऊपर से ढांढस बता रहे थे, हाँ चल, ये वो थंब वम्ब दे रहे थे कि मतलब अंदर जाओ, ठीक है, कोई नहीं, कूल रहो। फिर अंदर गई और फिर मैंने, जो मेरी सिस्टर्स थी, मतलब मेरे पास थी, वो हॉस्पिटल की सिस्टर लोग थी, उनको मैंने बड़ा परेशान कर रखा था। इतना मैं उनसे बतियाने लगी कि ये ऐसे कैसे करेंगे, ये है वो है। वो लोग बेड पे सुलाने लगी, मैं उठ के बैठने लगी कि नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, पहले हम ठीक हो जाएं। फिर मेरा बीपी जो है वो बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। डॉक्टर परेशान हो गए, बोले कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुम्हें ऑपरेशन करवाना ही करवाना है, ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने कहा बोले कि ऐसे। फिर तो वो लोग थोड़ा आपस में समझे बूझे, फिर मुझे थोड़ा टाइम दिए रिलैक्स होने के लिए। फिर मुझे इंजेक्शन लगी, तो एक बार इंजेक्शन लगा जो मुझे पहली बार तो एनेस्थीसिया का, तो मेरा पैर सिर्फ एक पैर सनक के नाते कि किस वजह के नाते मेरा जो राइट पैर है, मतलब दाहिना पैर, वो उठ गया था। जब उठ गया तो फिर उन्होंने सारा वो जो इंजेक्शन है उसका पानी उन्हीं सब बाहर आने लगा। फिर उन्होंने दोबारा भरा, फिर मुझे कूल कराया। वो लोग परेशान हुए, थोड़ी देर तक मैंने उन लोग को परेशान किया, उसके लिए सॉरी। फिर उन्होंने फिर से भरा इंजेक्शन, फिर से मुझे मतलब इधर उधर बातों में बहला फुसला के मुझे इंजेक्शन दिया। हालांकि इंजेक्शन में कोई दर्द नहीं हुआ मुझे, मैंने जो आराम से, मतलब थोड़ा सा हुआ था बट वो मैंने आराम से लिया, सुलाए। उसके बाद मैं बार बार पैर उठा रही, मैंने कहा अरे अभी मत काटना मुझे, मेरा पैर हिल रहा है, अरे अभी मत काटना, मेरा मतलब मुझे मेरा सब कुछ हिल रहा है, मेरा पैर वैर हिल रहा है। बार बार मैं उठाए जा रही हूँ। वो लोग कह रहे ठीक है अब 10 मिनट लगेगा, आपको पता नहीं चले। मैंने कहा अरे नहीं वो काट रहे हो आप लोग। अब वो मुझे छू रहे तो पता चल रहा था। फिर मुझे लग रहा था अगर ऐसे में काट देंगे सिर्फ ऑपरेशन करेंगे तो फिर तो मैं मर ही जाऊँगी। बार बार मैं उठा रही थी। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरा पैर उठ नहीं रहा है। फिर वो लोग का फिर उन्होंने आँख में मेरे पट्टी रखी, सब कुछ, और पता नहीं कौन सी ऐसी दवा दिया था उन्होंने कि ऐसा लग रहा था मेरा सर फट जाएगा गर्मी की वजह से। मुझे गर्मी फील हो रही थी उस समय। धीरे धीरे जब ऑपरेशन हो गया, मैंने अपने बेबी को देखा तो है ही नहीं, क्योंकि वो चिल्लाई। फिर मैंने पूछा क्या हुआ। फिर 10 मिनट बाद मैम बोली कि बेबी गर्ल हुई है, लक्ष्मी जी आई हैं। मैं खुश हो गई, मैंने कहा थैंक यू सो मच। बस अफसोस इस बात का है, बेबी ठीक ठाक पैदा हुई, अच्छी पैदा हुई, बट उसे पता नहीं क्या ऐसी ऑक्सीजन में दिक्कत होने लगी कि किस चीज़ में, वो इसका बॉडी एकदम ब्लू हो गया। और उसको 3 या 4 दिन, जो भी 24 घंटा या 36 घंटे तक उसको, लगभग मुझे ध्यान भी नहीं है सही से, उसको NICU में रखा गया। इसी बात का सिर्फ अफसोस था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। फिर ऑपरेशन से मैं आई, डॉक्टर ने बोला, मुझे पूरा ऑपरेशन का होश था, ऑपरेशन के बाद भी पूरा होश था। मैं ये सोच रही थी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और मैं ज़्यादा ही बोल रही थी, जिस तरीके से मैं अभी वीडियो में बोल रही हूँ, सेम टू सेम मैं ऐसे खूब ज़्यादा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं बोल रही थी। और मुझे लोग बोल भी रहे थे कि तुम चुप हो जाओ, बट मैं सोचती थी कि मैं चुप रहूँ। उन्होंने बोला था कम बोलना, बट ऑपरेशन के टाइम भी उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम चुप हो जाओ, थोड़ा कम बोलो, हम लोग को काम करने दो। फिर मैं थोड़ा सा चुप हुई थी। यही सब थी मेरी थोड़ी छोटी सी जर्नी थी, जो फर्स्ट टाइम थी तो मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि ऑपरेशन में क्या हुआ था, मेरे क्या सिम्टम्स थे। मेरे सब अच्छे सिम्टम्स थे। फ़िलहाल दिल से विश्वास था कि परी आएगी तो परी ही आई, परा नहीं आया। और ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ वो भी मैंने बताया, डिलीवरी के बाद मुझे क्या सिम्टम्स हुए थे वो भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे करके मैंने अपनी छोटी सी जर्नी शेयर की, जो काफ़ी लंबी हो गई यार। सो आप लोग वीडियो को अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर कर देना किसके साथ ऐसा हुआ है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ज़रूर कमेंट करना। सिम्टम्स किसके साथ कैसे हुए हैं वो भी शेयर करना। फिर हम चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं नई वीडियो के साथ और मौसम का मज़ा लेते हुए। बाय बाय, टाटा, टेक।